वो एक सीधा सादा सा नौजवान लड़का था। बचपन से अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ ने बड़े कष्ट उठाकर उसकी परवरिश की थी, क्योंकि जब वो 3 साल का था तब उसके पिता की मौत हो गई थी। तब से उसकी माँ ने ही उसकी परवरिश की थी। उसने जगह जगह जाकर काम किया, बर्तन धोए, मजदूरी की। हर तरह से उसने अपने बेटे के लिए सारे कष्ट सहे। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तब से वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। उसकी पढ़ाई में ये लगन देखकर उसकी माँ को बहुत खुशी होती। कहानी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इस नौजवान लड़के का नाम बता देता हूँ। इसका नाम समीर है। जब समीर थोड़ा और समझदार हुआ तो उसके मन में कई तरह के सवाल आने लगे। वो अपनी माँ से पिता के बारे में पूछता कि वो कौन थे, कैसे थे, उनकी मौत कैसे हुई, क्या उनकी मौत के बाद किसी रिश्तेदार ने हमारी मदद नहीं की। समीर अपनी दादी दादा के बारे में भी पूछता। उसकी माँ उसे बताती कि उसके पिता की मौत एक जानलेवा बीमारी से हुई थी। वो कहती कि उसके पिता बेहद नेक और शरीफ इंसान थे, मगर वो उसकी दादी के बारे में और दादा के बारे में कुछ नहीं कहती थी। जब समीर उनसे पूछता था कि क्या हमारा कोई और रिश्तेदार नहीं, तो वो कहती हमारा कोई नहीं है। इसके साथ ही वो समीर से ये भी कह देती कि उसे पढ़ाई में मन लगाना चाहिए, इन सब बातों में नहीं। माँ की बात पर समीर आगे कुछ भी ना पूछता, मगर उसने एक बात जरूर गौर की थी। जब भी वो अपने दादा और रिश्तेदारों के बारे में पूछता तो उसकी माँ थोड़ा परेशान हो जाती थी। ऐसा क्यों था, ये समीर को समझ नहीं आ रहा था। उसका जी करता कि वो सभी के बारे में जाने, मगर माँ को परेशान देखकर वो उनसे ज़्यादा सवाल नहीं कर पाता था। समीर अपने चारों ओर लोगों को देखता था कि वो अपने माँ बाप और अपने दादी दादा के साथ किस तरह से रहते हैं। उसके दोस्तों में भी कई लोग ऐसे थे जो दादी दादा के यहाँ जाते थे, और समीर उन्हीं लोगों को देखकर ये सब सोचा करता था कि क्या मेरे दादी दादा नहीं, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं, और यही सब बातें उसके अंदर चला करती थीं। वक्त का पहिया घूमता रहा और देखते ही देखते समीर 22 साल का हो गया। कॉलेज में उसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। वो एक वैज्ञानिक बनना चाहता था, इसलिए उसने शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया। बड़े कॉलेज में फ़ीस भी बड़ी थी। ये फ़ीस उसकी माँ के लिए जुटानी बहुत मुश्किल थी, इसलिए उसने पढ़ाई के साथ काम करने का भी फैसला कर लिया। उसने माँ से कहा कि वो पढ़ाई के साथ काम भी करना चाहता है, तो उसकी माँ ने उसको सख्ती से मना कर दिया। कहने लगी, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, फीस मुझ पर छोड़ दे। इस पर समीर कहने लगा, मगर माँ, फीस बहुत ज़्यादा है और अकेले तुझसे जुटाई नहीं जा सकेगी। इस पर माँ कहने लगी, तू उसकी चिंता छोड़ और मुझसे बहस मत कर। समीर ने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी माँ ने उसकी एक ना सुनी। थक हार कर उसने कहा, ठीक है माँ, मैं काम नहीं करूँगा। अब ठीक है? इस पर माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तू खाना खा ले और सो जा। किसी भी बात की चिंता मत कर, सिर्फ पढ़ाई कर और अपने मकसद में कामयाब हो जा। समीर ने रात का खाना खाया और जाकर कमरे में लेट गया। वो सोचने लगा कि माँ अपनी जिद के आगे नहीं मान रही हैं। वो अकेले इतनी सारी फीस नहीं जुटा पाएंगी और मुझे काम करने नहीं देंगी। मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। मैं माँ को बिना बताए नौकरी कर लूँगा और पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। ये सब सोचकर समीर सो गया। दूसरी सुबह वो घर से ये कहकर निकला कि आज वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मैं पढ़ाई के सिलसिले में अपने प्रोफेसर के साथ अपनी थ्योरी पर काम करूँगा। उसकी माँ ने इजाज़त दे दी और वो कॉलेज चला गया। कॉलेज की छुट्टी के बाद वो इधर उधर काम की तलाश करने लगा, मगर उसे कोई काम ना मिला। इसलिए वो वापस अपने घर आ गया। दूसरे दिन फिर देरी से आने का बहाना करके वो कॉलेज चला गया और छुट्टी के बाद
फिर काम ढूंढने लगा। अब ये रोज़ का मामूल हो गया था। वो रोज़ निकलता और छुट्टी के बाद अपने काम की तलाश में निकल पड़ता। ऐसा करते हुए उसे 3 से 4 दिन का समय बीत गया, मगर बहुत जल्दी ही उसकी ये तलाश ख़त्म हो गई। एक दिन उसे एक फैक्ट्री में काम मिल गया। ये एक कपड़े की फैक्ट्री थी जिसमें रात के वक्त चौकीदार की ज़रूरत थी। समीर को उम्मीद से थोड़ा सा कम मगर काम चलाने भर की तनख्वाह मिलनी थी, इसलिए समीर काम करने के लिए राज़ी हो गया। सोचने लगा कि थोड़ा बहुत इधर उधर से इंतज़ाम करके अपनी फ़ीस जमा कर दिया करूँगा, कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर ही है। यही सोचकर वो खुशी खुशी अपने घर लौटने लगा। अब उसके सामने सिर्फ एक ही समस्या थी, वो थी उसकी माँ। वो जानता था कि वो अपनी माँ को इस बात पर राज़ी नहीं कर सकेगा, इसलिए उसने बहाना सोच लिया। वो घर गया और खाना खाकर माँ से थोड़ी बातें करने लगा और फिर सो गया। दूसरी सुबह वो माँ से कहने लगा, माँ मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो कहने लगी, हाँ बोल। समीर बोला, माँ मैं आज रात से अपने प्रोफेसर साहब के यहाँ कोचिंग पढ़ूँगा। मुझे रात में देर हो जाएगी, इसलिए मैं वहीं सो जाया करूँगा। आगे की पढ़ाई कठिन है और इसके लिए कोचिंग करना ज़रूरी है। इतना कहकर वो खामोश हुआ तो उसकी माँ कुछ सोचने लगी, फिर बोली, ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर, मगर खाना पीना वो कैसे करेगा? समीर कहने लगा, खाना पीना मैं खा लिया करूँगा, उसकी फ़िक्र तू मत कर। मेरा एक दोस्त है जो यहाँ अकेले रहता है, उसने मुझसे कहा है कि वो मेरे लिए भी खाना लाता रहेगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, बस ध्यान रखना कि पराए घर में ठीक से रहना, ज़्यादा इधर उधर मत जाना। समीर कहने लगा, हाँ माँ मैं ख्याल रखूँगा, मैं अब कोई छोटा बच्चा तो नहीं। माँ ने फिर से उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहा, मेरे लिए तो तू बच्चा ही है। समीर कहने लगा, ठीक है माँ मैं चलता हूँ। ये कहकर वो कॉलेज निकल गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ भी काम करने चली गई। समीर कॉलेज गया और खूब मन लगाकर पढ़ाई की। कॉलेज छूटने के बाद वो सीधे घर आ गया, खाना खाकर आराम किया और फिर शाम के वक्त निकल गया। अब उसे अपने काम पर जाना था। काम के दिन वो बहुत खुश था। वो समय से थोड़ा पहले ही कपड़े की फैक्ट्री में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मालिक ने उसे सारा काम समझा दिया। उसे सिर्फ चौकीदारी करनी थी। रात के वक्त उसे चौकन्ना रहना था। मालिक ने उसे बताया कि गोदाम में कीमती सामान रखे हुए हैं, उन्हें काफ़ी चौकन्ना होकर उनकी निगरानी करनी है। समीर समझ गया था। उसने कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं कड़ी निगरानी के साथ आपकी फैक्ट्री पर पहरा दूंगा। ये कहते हुए उसने मैनेजर को मुतमईन कर दिया और मैनेजर वहाँ से चला गया। अब रात शुरू हो चुकी थी। रात के लगभग 11 बजे थे। फैक्ट्री जहाँ पर थी उस जगह थोड़ा सन्नाटा था। आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा मकान नहीं थे। वो जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और किताब निकालकर पढ़ने लगा। थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसने किताब बंद की और जाकर फैक्ट्री के चक्कर लगाने लगा। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी। रात के वक्त काफ़ी हैबतनाक लग रही थी। उसने ज़ोर ज़ोर से इधर उधर कदम बढ़ाते हुए निगरानी की और लौटकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। वो फिर किताब उठाकर पढ़ने लगा। ऐसा करते हुए उसे 2 से 3 घंटे हो गए। नौकरी का पहला दिन था और उसे देर रात तक जागने की आदत नहीं थी। इस वजह से उसको झपकी लगने लगी, मगर उसने खुद को संभाला। खुद से कहने लगा, नौकरी के पहले दिन मुझे सख्ती से काम करना चाहिए। यही सोचते हुए उसने मुंह धुला और एक बार फिर राउंड करने लगा। ये पहली बार था कि जब रात के वक्त अपने घर से दूर किसी सुनसान इलाके में किसी बहुत बड़ी इमारत में वो चौकीदारी का काम कर रहा था। खास बात ये थी कि वो अकेला था और इस अकेलेपन से उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, मगर किसी तरह उसने खुद को संभाल रखा था। उसने इधर उधर निगरानी की। चक्कर काटने के बाद वो फिर अपने कुर्सी पर आकर बैठ गया।
कुछ देर के बाद उसने कुछ लोगों की आहट सुनी। ये किसी के कदमों की आहट थी। वो चौकन्ना हो गया। हाथ में लाठी थाम कर वो गेट की ओर देखने लगा। उसे कुछ लोगों की परछाई दिखाई दी और फिर थोड़ी देर के बाद गेट के सामने कुछ लोगों को उसने खड़े पाया। वो जोर से दहाड़ा, कौन है वहाँ पर? बाहर से आवाज़ आई, अरे मैं हूँ, रंजीत। समीर कहने लगा, रंजीत? कौन रंजीत? इस पर बाहर से फिर आवाज़ आई, अरे मैं हूँ, मैं इसी फैक्ट्री में काम करता हूँ। तुम्हें याद नहीं, जब तुम काम ढूंढने आए थे तो मैं ही तुमसे पहले मिला था। मुझे आकर देखो, तुम मुझे मेरे नाम से नहीं जानते हो। समीर ने अपनी टॉर्च उठाई और गेट की ओर उसे रोशन कर दिया। समीर का चेहरा देखकर उसे याद आया कि ये वही लड़का है जो इस फैक्ट्री में उसे पहली बार मिला था। उसने उसे अंदर बुलाया। वो अंदर आकर समीर के पास बैठ गया। कहने लगा, मेरा घर थोड़ी ही दूर पर है। मैं तुमसे पहले यहाँ पर कभी कभी रात में चक्कर काटने आ जाया करता था, मगर अब तुम आ गए हो इसलिए यहाँ पर कम आना जाना होगा। मगर आदत के मुताबिक मुझसे रहा ना गया तो मैं यहाँ पर चला आया। सोचा तुम्हारा पहला दिन है और इसी बहाने हमारी तुम्हारी जान पहचान भी हो जाएगी और तुम्हें कंपनी भी मिल जाएगी। समीर ने कहा, बहुत अच्छी बात है। ये कहकर उन दोनों में बातचीत शुरू हुई। समीर कहने लगा, तो यहाँ पर मुझसे पहले कोई चौकीदार नहीं था? इस पर रंजीत ने कहा, चौकीदार तो था मगर वो बेईमान निकला। उसकी बेईमानी पकड़ी गई तो मालिक ने उसे निकाल दिया। उसके बाद किसी नए लड़के की तलाश थी, सो तुम आ गए और मैंने तुम्हें मालिक से मिलवा दिया। इस पर समीर कहने लगा, जी बहुत बहुत शुक्रिया। रंजीत कहने लगा, शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज है, तुम अपने भाई जैसे ही हो। और सुनाओ, तुम कहाँ से हो और क्या करते हो? इस पर समीर कहने लगा, मैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर तहसीनगंज के एक इलाके में रहता हूँ। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। इस पर रंजीत ने कहा, बहुत अच्छी बात है। और बताओ, तुम्हारा गांव कहाँ का है? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? इस पर समीर ने फिर से कहा, मेरे पिताजी नहीं हैं। जब मैं 3 साल का था तो वो गुजर गए। रंजीत ने कहा, मुझे अफसोस है, मुझे माफ़ करना। खैर, बिना पिता के ज़िंदगी गुजारना कैसा होता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं भी जब 5 साल का था तो मेरे पिताजी गुजर गए थे। बस फिर तो ज़िंदगी मुश्किलों में ही कटी थी। कोई भी अपना नहीं होता। जब अपना सहारा अपने सिर से उठ जाता है तो ना रिश्तेदार काम आते हैं और ना नातेदार। रंजीत की बात सुनकर समीर को थोड़ा सा अपनापन सा लगने लगा। पहली बार कोई इंसान उसे ऐसा मिला था जो उसकी जैसी भावना रखता था। समीर को उससे बात करने में दिलचस्पी होने लगी। दोनों में खूब बातें होने लगी। बातों ही बातों में रंजीत ने समीर से उसके गांव और दादाजी के बारे में पूछा तो समीर कहने लगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। रंजीत ने कहा, क्या तुम्हें अपने गांव और दादाजी के बारे में नहीं पता? इस पर समीर ने बात बनाते हुए कहा, बात दरअसल ये है कि जब मेरे पिताजी की मौत हुई तो मेरी माँ मुझे लेकर अपने मायके चली आई और उसके बाद उन्होंने कभी वहाँ जाने का मन नहीं बनाया, या कोई कारण रहा होगा कि वो वहाँ नहीं गई। उसके बाद किसी का कुछ पता नहीं चला। दादा कहाँ गए, दादी कहाँ गई, कोई किसी की कोई खबर नहीं ले रहा था। मेरे नानी नाना भी गुजर गए। अब मैं अपनी माँ के साथ ही रहता था। बाकी के कुछ दूर के रिश्तेदार थे मगर कभी कोई हमसे मिलने नहीं आया। उसकी बात सुनकर रंजीत कहने लगा, हम दोनों की कहानी लगभग एक जैसी है, हम दोनों की खूब जमेगी। ये कहकर उसने समीर के कंधे पर हाथ रखा। समीर कहने लगा, हाँ मुझे भी यही लगता है। फिर रंजीत ने समीर से कहा, दोस्त मैं एक बात पूछूं? समीर कहने लगा, हाँ बिल्कुल। कहने लगा, बुरा मत मानना, क्या कुछ शौक़ रखते हो? समीर कहने लगा, शौक़? रंजीत कहने लगा, मेरा मतलब है कुछ खाते पीते हो, कुछ शराब जुआ? नहीं नहीं नहीं, समीर ने कहा, ऐसा नहीं है भाई, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ और इसके लिए कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ
और फीस जुटाने के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ। मैं ये सब नहीं कर सकता। इस पर रंजीत कहने लगा, अरे थोड़ा बहुत चलता है यार। समीर कहने लगा, मैं इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊंगा और तुम्हें भी सलाह दूंगा तुम इसे छोड़ दो। इस पर रंजीत बोला, अब इसका छूटना बहुत मुश्किल है। वैसे दोस्त, अगर तुम हाथ नहीं लगाते तो कोई बात नहीं, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए और कुछ ले आऊँ। समीर कहने लगा, नहीं नहीं भाई, तुम खाओ पियो और मुझे कुछ नहीं लेना देना। उसकी बात सुनकर रंजीत कहने लगा, ठीक है दोस्त, बुरा मत मानना। दरअसल मेरे यहाँ आने का सबसे बड़ा कारण यही था। मेरा मकान मालिक मुझे ये सब करने की मंजूरी नहीं देता और अगर उसके नाक में ज़रा सी भी बू चली जाती है तो हंगामा खड़ा कर देता है। इसलिए मैं पीने पानी के लिए यहाँ चला आता हूँ। मेरी बात का बुरा मत मानना। इसकी बात पर समीर कहने लगा, तुम्हें जो करना है कर दो, मगर इस बात का पता मालिक को ना लग पाए, वरना वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम बेफिक्र रहो, मैं बस थोड़ी देर रुक कर यहाँ से चला जाऊँगा। ये कहकर उसने एक बोतल निकाली और वहीं पैक बनाकर पीने लगा। समीर को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो चक्कर मारकर आने के लिए बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद लौट कर आया तो वो शराब ख़त्म कर चुका था। रंजीत उठा, कहने लगा, ठीक है दोस्त, अब मैं चलता हूँ, और ये कहकर वहाँ से वो चला गया। समीर के मन में अब बस एक ही सवाल था, इसके जैसे और भी लोग मिलेंगे जो मुझसे मेरे पिताजी और दादाजी के बारे में पूछेंगे, मेरे ख़ानदान के बारे में पूछेंगे। मैं लोगों से क्या बताऊंगा? आज तो मैं बात बना ले गया, मगर सबके साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे माँ से इस बारे में पूछना चाहिए। दूसरे दिन सुबह जब वो कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसकी बात पर माँ ने कहा, हाँ पूछ बेटा। समीर कुछ बोलते बोलते चुप हो गया, कहने लगा, कुछ नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसकी माँ ने सोचा, ये जरूर अपने दादाजी के बारे में पूछना चाहता होगा। अक्सर इसके मन में यही सवाल दौड़ता रहा है और मैं इससे हर बार चुप करवा देती थी, मगर ये कब तक चलेगा? बेटा जवान हो गया है, आज पढ़ाई कर रहा है, कल को कुछ बन जाएगा, लोग मिलेंगे, इससे तरह तरह के सवाल करेंगे। कब तक मैं इससे ये सब छुपाऊं? मुझे थोड़ी बहुत बात तो इसे बतानी ही पड़ेगी। ये सब मन में सोचकर समीर की माँ काम पर चली गई। कॉलेज में समीर के मन में यही सवाल गूंज रहा था, आखिर माँ दादा और दादी के बारे में कुछ बताती क्यों नहीं? यही सब सोचते हुए कब छुट्टी हो गई उसे पता ही ना चला और वो अब वापस अपने घर आ गया। घर आकर खाना खाया और आराम करने लगा। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ भी आ गई। उसकी माँ ने उसे खाने के लिए पूछा, फिर वो खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद वो समीर के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने लगी, फिर कहने लगी, बेटा तुम कुछ पूछना चाहते थे। समीर कहने लगा, माँ, मेरा सवाल कुछ ऐसा है जिसे सुनकर शायद तुझे दुख हो। उसकी बात पर उसकी माँ कहने लगी, मुझे मालूम है तुम अपने दादाजी के बारे में जानना चाहते हो ना? समीर ने कहा, मुझे लोग मिलते हैं, पूछते हैं, लोगों को बताना पड़ता है। अगर मैं उन्हें ना बताऊं तो वो दिमाग में ना जाने क्या सोच सकते हैं। आप मेरी बात समझ सकती हैं? उसकी बात पर उसकी माँ ने कहा, मैं समझती हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर तुम्हारे दादी दादा कौन थे। उनकी बात पर समीर उठकर बैठ गया और गौर से सुनने लगा। समीर की माँ ने कहा, मैं जब तुम्हारे पिताजी के साथ रहती थी तो तुम्हारे दादाजी एक स्कूल मास्टर थे। बहुत दिमाग था उनके पास, किसी भी सवाल का हल वो तुरंत निकाल लिया करते थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। जब वो रिटायर हुए तब वो घर पर ही रहने लगे। कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, मगर धीरे धीरे न जाने उन्हें क्या हुआ, उन्होंने लोगों को ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया और फिर न जाने उन पे क्या सवार हुई, वो घर से कई दिनों तक गायब रहने लगे। पहले एक दो बार की बात रही, मगर फिर आए दिन ये होने लगा। वो बिना बताए निकल जाते और न जाने 3-3 4-4 दिन तक कहाँ रहा करते। और ये सिलसिला ऐसा हुआ कि 3-4 दिन महीनों में बदल गए।
वो महीनों गायब रहते, फिर आ जाते और यही सिलसिला चलता रहता। इसके साथ उनके मन में उदासी भी रहती। वो न जाने किस ख्याल में गुम रहते थे। अगर कोई उनसे पूछता कि वो इतने दिनों तक कहाँ रहते हैं तो वो डांट कर कहा करते, काम से ही जाता हूँ। उनके डांटने पर कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत ना करता। फिर न जाने कहाँ से उनके पास ढेर सारी दौलत आने लगी। वो न जाने कौन सा काम कर रहे थे। हम लोगों को लग रहा था कि शायद वो कोई गलत काम कर रहे हों। हम लोगों ने उनको बाहर जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी न किसी बहाने निकल जाया करते थे। एक दिन की बात है, वो घर में सो रहे थे। लगभग सभी सो रहे थे, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे फिक्र थी तुम्हारे दादाजी की। मैं रात भर उठ उठ कर उनके कमरे की ओर झांकती रही। एक दिन मैंने देखा, वो आहिस्ता से उठकर घर से बाहर निकल गए। मैंने उनका पीछा किया। मैंने तुम्हारे पिताजी को भी जगाया। हम दोनों लोग उनके पीछे गए। काफ़ी दूर तक जाने के बाद न जाने वो कहाँ चले गए, हमें वो दिखाई ही ना दिए। दूसरे दिन हम लोगों ने उनकी बहुत तलाश की, वो नहीं मिले। वो 3 दिन के बाद लौट कर आए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने डांट कर जवाब दिया, काम से ही गया था। और जब भी वो आते उनके हाथ में ढेर सारी दौलत होती। उन्होंने अपने घर को आलीशान बना लिया था और काफ़ी सारी सुख सुविधाएं करा दी थी। और फिर उन्होंने अपने गांव से थोड़ी सी दूर कुछ पहाड़ी इलाके में एक बहुत ही आलीशान बंगला बनाया था। ये बंगला कम और हवेली ज़्यादा लगता था। इतने पैसे इनके पास कहाँ से आए थे, इस बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था। बस ये कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं और फिर अचानक से आ जाते हैं, और जब आते हैं तो इनके पास पैसे होते हैं। ये कुछ सोच में डूबे रहते हैं। एक दिन की बात है, हम लोगों ने एक शोर सुना। पता चला कि तुम्हारे दादाजी गांव के ही एक ज़मींदार ध्यानचंद्र की जान लेने के पीछे पड़े हैं। वो उनके पीछे बड़ी सी बंदूक लेकर दौड़ रहे थे। वो उनका पीछा करते हुए उनके घर में चले गए और उनके सीने पर सारी गोलियां उतार दी। ये सब देखकर उन ध्यानचंद्र के बेटे बहुत ज़्यादा भड़क गए। उन्होंने हमारे परिवार को मारने की ठान ली। हम लोग अफरा तफरी में भागने लगे। मैं किसी तरीके से तुमको उठाकर भागने लगी और बाकी के लोग वहीं रह गए। मुझे नहीं पता कि उनका क्या हुआ था। जब मैं भागकर दूर आ गई और अपने इलाके से निकलकर यहाँ पे चली आई, कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे दादी दादा और बाकी के लोग वहाँ पर मार दिए गए हैं। ध्यानचंद्र के बेटों ने उन्हें जिंदा जलाया था। तुम्हारे चाचा चाची, दादी और दादा, इन सबको मार दिया था। तुम्हारे दादा को उनकी हवेली जो उन्होंने पहाड़ी पर बनवाई थी वहीं मार दिया था। मुझे तुम्हारी जान की फिक्र थी, इसलिए मैं वापस उस गांव में कभी नहीं गई। कुछ दिन के बाद तुम्हारे पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया और फिर तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। मैंने ठान लिया था कि कभी भी तुमको अपने गांव के बारे में नहीं बताऊंगी, मगर आज मजबूरी के कारण तुम्हें बता रही हूँ। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगी। उनकी बात पर समीर कहने लगा, तो फिर घर का क्या हुआ, गांव वाले घर का क्या हुआ और उस हवेली का क्या हुआ? घर को जलाकर राख कर दिया गया था और उस जगह पर उन्हीं लोगों ने कब्जा कर लिया था। और हवेली वाले घर को उसमें भी आग लगा दी गई थी। उसमें तुम्हारे दादाजी को जिंदा जलाया गया था। अब अफवाह है कि वहाँ पर उनकी रूह भटकती है। क्या हम लोग वहाँ जा सकते हैं? वो तो दादाजी हैं, उनकी रूह हमें क्या नुकसान पहुँचाएगी? इस पर उसकी माँ ने कहा, बेटा वहाँ कभी मत जाना। तुझे मेरी कसम है, तू वहाँ पर कभी नहीं जाएगा। वहाँ पर न जाने कौन कौन सी चीज़ें हों जो तुझे नुकसान पहुँचाएं। लोग तो कहते हैं कि वहाँ पर रूहें भटकती हैं, तेरे दादाजी की आत्मा भटकती है।
अब हम लोगों का वहाँ कोई काम नहीं। तुझे मेरी कसम है, तू वहाँ पर कभी नहीं जाएगा। बोल। समीर कहने लगा, तू परेशान ना हो माँ, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। उसने अपनी माँ को शांत कराया और फिर वहाँ से उठकर अपने काम पर चला गया। काम पर बैठे बैठे ही वो अपने मन में सोचने लगा कि मैं अपने दादाजी की हवेली ज़रूर जाऊँगा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इस कहानी का अगला भाग मैं जल्द आपके पास लेकर आऊँगा। बने रहिए हमारे चैनल APD स्टोरीज TV पर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।